ब्यूटिशियन ने उसे सचमुच में सर से पैर तक चेंज कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दुल्हन बनकर इतनी खूबसूरत लगेगी। सुर्ख रंग के इंतहाई खूबसूरत लहंगे में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शाम 6 बजे का वक्त था जब इर्तज़ा उसके कमरे में आया और उसे देखता ही रह गया। शानी की खूबसूरती का दीवाना तो वो न जाने कितने सालों से था, लेकिन आज शानी सचमुच में उसके होश उड़ा रही थी। वो हमेशा से कहता था कि उसकी दुल्हन दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन होगी, और आज शानी उसके लिए वाकई दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन थी। उसने कमरे में आते ही ब्यूटिशियन को जाने का इशारा कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके करीब आया। क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? इर्तज़ा ने उसके सजे रूप को देखते हुए कहा, जबकि शानी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो उससे शर्मा क्यों रही है। उसे तो उस पर गुस्सा आना चाहिए, आखिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ने जा रहा था। लेकिन फिर दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, ये शख्स आज भी उसके दिल की दुनिया का शहंशाह है। छोटी सी उम्र में ही उसने अपने दिल की सारी सल्तनत जिसके नाम कर दी। इस लम्हे का इंतज़ार किया था उन दोनों ने, लेकिन काश आज हालात ऐसे ना होते। काश वो उस पर यकीन करता, काश वो उसके दिल की दुनिया को इस तरह से बर्बाद ना होने देता। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। इर्तज़ा कितनी देर उसे ऐसे ही देखता, जवाब का इंतज़ार करता रहा। कोई जवाब ना पाकर आहिस्ता से उसका हाथ थामा और उसे बाहर ले जाने लगा, जबकि रोशानी कितनी देर से बाहर जाने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसका इरादा सब मेहमानों के सामने शोर मचाकर उस रुखसती को रुकवाना था। उसका हाथ थामते हुए वो बाहर की तरफ आई, जहाँ पर रुखसती का इंतज़ाम किया गया था। खैर, इंतज़ाम तो क्या ही था, बस उसे थोड़ी देर उसके पहलू में बिठाकर उसके रूम में पहुंचा देना था। लेकिन रोशानी फैसला कर चुकी थी कि वो इतनी आसानी से इर्तज़ा को खुद से नहीं जीतने देगी। वो यहाँ तलाक लेने आई थी और तंजील से शादी का वादा करके आई थी। वो इंसान जो 4 साल से उसका मुंतज़िर था, 4 साल तक वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता रहा, लेकिन इर्तज़ा की मोहब्बत कहीं ना कहीं आड़े आ रही थी। लेकिन अब रोशानी ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो तंजील से शादी ज़रूर करेगी। तंजील ही उसकी मोहब्बत का असल हकदार था, जिसने उसे उस वक्त संभाला जब इर्तज़ा उसे छोड़ के जा चुका था। रोशानी, जो कमरे से बाहर आते हुए न जाने कई प्लानिंग्स कर चुकी थी कि वो किस तरह से इर्तज़ा को सबके सामने रुसवा करके वापस चली जाएगी, ऐसा कुछ भी ना हुआ। उसके कदम वहीं रुक गए। बाहर कोई मेहमान मौजूद नहीं था, बस वो चंद लोग, मामू और नानू। अब तुम सोच रही होगी कि यहाँ मेहमान क्यों नहीं है। दरअसल मेहमानों को मैंने कल वलीमे पर इनवाइट किया है, और जहाँ तक रुखसती की बात है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस हसीन रूप में मेरे अलावा कोई और देखे, और वलीमे पर मेरा इरादा तुम्हें घूंघट में रखने का है। वो साकित खड़ी इर्तज़ा की बेतुकी बातों को सुन रही थी, लेकिन फिर भी रुखसती तो एक रस्म है जो होना ज़रूरी था, इसलिए ये सारा इंतज़ाम किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रह जाए। मुझे पता है तुम्हें मेहंदी कुछ ख़ास पसंद नहीं, वरना वो रस्म भी स्पेशली रखवाता। वैसे भी मेहंदी तो हमारी हो ही चुकी है, अगर तुम्हें याद हो तो। खैर छोड़ो, ऐसी कोई खूबसूरत याद नहीं है जिसे याद रखा जाए। इर्तज़ा ने उसको 4 साल पहले के बारे में सोचते हुए कहा, लेकिन अब हम नई यादें बनाएंगे जिसमें सब कुछ परफेक्ट होगा। इर्तज़ा ने बातों ही बातों में उसके होश ठिकाने लगा दिए। वो जो न जाने क्या क्या सोचकर कमरे से बाहर आई थी, उसकी सारी सोचें सिर्फ ख्वाब ही रह गई। सच था, इर्तज़ा से जीतना आसान नहीं था। वो दोनों स्टेज पर बैठे हुए थे, फोटो सेशन हो रहा था। वैसे कितनी अजीब शादी है, एकदम खाली खुली, ना कोई मेहमान, ना कोई ख़ास इंतज़ाम। खैर छोड़ो, हम भी क्या बेकार की बातें करने लगे। वैसे रस्मी तौर पर तुम्हें मुझसे शर्माना चाहिए। उसका हाथ थामे वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। आपको क्या लगता है इर्तज़ा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करके आप जीत जाएंगे? नहीं इर्तज़ा हैदर, आप हार चुके हैं। आप हार चुके हैं। आप एक हारे हुए इंसान हैं। और ये जो आपके ड्रामे हैं ना, कि मुझे आपके बगैर कोई भी ना देखे, इन्हें आप ख़त्म करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने यहाँ मेहमानों को इसलिए नहीं बुलाया कि कहीं आपका भांडा ना फूट जाए, सबको पता ना चल जाए कि आप ज़बरदस्ती ये सब कुछ कर रहे हैं। उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोली, शानी बेटा बस करो, बहुत हो चुका। वो मोहब्बत करता है तुमसे, शौहर है वो तुम्हारा, तुम उसके निकाह में हो पिछले 6 साल से। वो जब चाहे तुम्हें यहाँ लेकर आ सकता था, लेकिन उसने तुम्हारा इंतज़ार करना बेहतर समझा। लेकिन अब तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही हो। नानों से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। इर्तज़ा की हिमायत नानों के मुंह से सुनकर वो तल्ख से मुस्कुराई। मैं पता नहीं आपको अपना सबसे बड़ा हमदर्द कैसे समझती रही नानो। सच तो ये है कि आपने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया।
आपने हमेशा यही कहा कि इर्तज़ा को समझो, उसके मयार पर उतरने की कोशिश करो, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो। आपने कभी इनसे कहा कि ये मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखें, मेरे मयार पर उतरने की कोशिश करें या मुझे समझने की कोशिश करें? कभी कहा क्या? नहीं ना। क्यों कहती? आपके पोते तो ये हैं ना जिनसे आप सच्ची मोहब्बत करती हैं। आपके नज़दीक मैं कुछ भी नहीं जो आप कुछ मेरे बारे में सोचती। आखिर इतना बड़ा एहसान किया था ना आपने मुझ पर, एक बिन माँ की बेटी को पाला जिसका बाप उसे छोड़कर तुर्की चला गया था। उल उल्टा तो हक बनता है आपका कि मुझे अपने पोते के इस्तेमाल का खिलौना बना देती। शानी की आंखों में आहिस्ता आहिस्ता नमी और लहजे में बदतमीजी शामिल हो गई जब हॉल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और शानी लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी। आज के बाद दादों से बात करने से पहले इस थप्पड़ को याद रखना। तुमसे मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत अजीज है मुझे। इर्तजा क्या कर रहे हो तुम? सब शर्म लिहाज भूल गए हो क्या? और शानी के करीब जाना चाहा। बस कर दें, नहीं है ज़रूरत मुझे आपकी हमदर्दियों की। शानी के होंठों से खून बहने लगा। बस बहुत हो गया तमाशा, तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। इर्तज़ा ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया। छोड़े मुझे, नहीं जाना मुझे आपके साथ। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। इर्तज़ा ने उसे लाकर बेड पर पटका था। शानी, तुम्हारे पास 2 घंटे का वक्त है, जितना जल्दी हो सके अपना माइंड सेट कर लो। मैं जब 2 घंटे के बाद इस कमरे में आऊँ ना, तो मुझे ये रोती शक्ल ना मिले। वो साइड दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए बोला, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही आएगा। मैं गलती पर था और उसकी माफ़ी मैं तुमसे मांग चुका हूँ। अगर चाहोगी तो सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगूंगा, लेकिन तुम्हें रहना मेरे पास ही होगा। रोशान इर्तज़ा हैदर सिर्फ और सिर्फ इर्तज़ा हैदर की है। कोई 2 कौड़ी का टर्किश तंजील साबिर उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। उसके होंठ से खून साफ करते हुए वो बोला, जबकि शानी एक लफ्ज़ भी ना बोली, बस उसे शिकवा करती नज़रों से देखती रही। मुझे एक मौका दो शानी, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसका चेहरा अपने हाथों में थामे वो जान लुटाती नज़रों से उसे देखते हुए बोला, तुम इर्तज़ा हैदर की ज़िंदगी का मकसद हो, उससे उसका मकसद मत छीनो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। उसका लहजा कभी नर्म था तो कभी सख्त। शायद इन 4 सालों में वो बहुत कुछ सीख चुका था। बस इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर मुड़ा। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, अपने आप को तैयार कर लो। पिछले 6 साल में एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैंने इस रात का इंतज़ार ना किया हो। अब तुम्हारी बेफजूल की जिद की वजह से मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। इर्तज़ा जा चुका था, जबकि रोशानी ने कमरे के हर तरफ निगाह घुमाई कि उसे किसी तरीके से आज रात इर्तज़ा से बचने का कोई तरीका मिल जाए। वो अपने वादे के ऐन मुताबिक पूरे 2 घंटे के बाद कमरे में वापस आया तो देखा वो सोने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी। वो जानता था कि बेसकूनी में शानी को कभी नींद नहीं आती। उसकी इस हरकत पर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, जहाँ वो बेड पर अपना तमाम हार सिंगार उतार कर मज़े की नींद लेने की कोशिश कर रही थी। इर्तज़ा ने बिना उसकी ओवर एक्टिंग की परवाह किए झुककर उसके माथे पर प्यार किया। आई मिस यू जान, पिछले 4 साल से तुमने मुझे बहुत सताया। मानता हूँ हर बात में, गलती मेरी है और मैं तुमसे सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी इस खूबसूरत रात को बर्बाद करने की इजाज़त कभी नहीं दूंगा। बहुत सालों इंतज़ार किया है मैंने इस रात का, इसलिए बेहतर होगा कि अपनी ये ओवर एक्टिंग बंद करो और उठ जाओ। इर्तज़ा के कहने का उस पर ज़रा भी असर ना हुआ। वो भरपूर अपनी एक्टिंग को कामयाब करने की कोशिश कर रही थी। आखिर तंजील से 4 साल से यही तो सीख रही थी, लेकिन सामने खड़ा उसका शोहर भी इर्तज़ा हैदर था, जो बचपन से उसके रग रग से वाकिफ था। इर्तज़ा ने उसे हिलते ना देखकर उसके बाजू से उसको पकड़ा और एक झटके से सीधा खड़ा किया। तुम्हें मेरी बातें समझ क्यों नहीं आती? अब ये मत कहना कि अपने हक के लिए मैं तुम्हारी बैठकर मिन्नतें करूं। उसे कमर से पकड़कर उसने अपने करीब करते हुए कहा, छोड़े इर्तज़ा मुझे। वो बिन पानी के मछली की तरह तड़पी। तुम छोड़ो शानी, तुम छोड़ो ये बेजाजिद। मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारी आंखें साफ बताती हैं कि तुम आज भी मुझे चाहती हो। इर्तज़ा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, गलत फहमी है आपकी, नहीं करती मैं आपसे प्यार। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? भूल गए क्या किया था आपने 4 साल पहले? क्या किया था आपने मेरे साथ? मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरा हक किसी और की झोली में डाल दिया। एक बार भी आपने मेरी तरफ देखने की गलती की? आपने मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया तबाह कर दी। एक बार भी आपने मुड़कर देखा कि किस हाल में मैं हूँ?
शानी तड़पते हुए बोली। शानी, मैं समझ सकता हूँ। इर्तज़ा ने कुछ कहने की कोशिश की। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई इर्तज़ा साहब। आप नहीं समझ सकते, शानी ने चिल्लाते हुए उसकी बात काटी। एक बार भी आपने मेरे बारे में सोचा कि मैं कैसे जीऊँगी आपके बगैर? एक बार भी आपने मुझ पर यकीन किया? नहीं किया आपने मुझ पर यकीन, नहीं किया इर्तज़ा। आप कहते थे ना कि मोहब्बत तो यकीन है। मैं कैसे मान लूँ आपकी मोहब्बत को, उस मोहब्बत को जिसमें यकीन ही नहीं है। नहीं है मुझे आप जैसे खोखले इंसान से मोहब्बत। सिर्फ गलती थी वो जो मैंने की, और अब उसी गलती को सुधार कर जाऊंगी मैं। वो बेतहाशा रोते हुए बोली। शानी, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, बहुत बुरा किया मैंने उस वक्त। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे बगैर कोई खुश नहीं रहा यहाँ। हाँ, दे दिया तुम्हारा हक किसी और को। हो गई गलती मुझसे। तुम्हारी हर चीज़ मैंने पलट दी। हाँ, मैंने सब कुछ औरत को दे दिया था, उस औरत को। लेकिन इर्तज़ा हैदर सिर्फ तुम्हारा है। उसने आज तक अपनी मोहब्बत में गद्दारी नहीं की। वो कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है शानी। तुम नहीं जानती ये 4 साल मैंने तुम्हारे बगैर किस तरह गुजारे हैं। हर रात तड़पा हूँ, हर रात रोया हूँ मैं शानी। अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। बात करते करते इर्तज़ा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो तड़प रहा था। शानी को ऐसे लगा जैसे उसके आंसू उसके दिल पर गिर रहे हों। तुम जानती हो शानी, मैं तुम्हें कभी दादों से नहीं बांट पाया तो खुद से कैसे दूर जाने दूं। मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में सरगोशी करते बिना उसे मज़ाहमत का मौका दिए उसके बालों में मुंह छुपा गया। 6 साल पहले कितने खुश थे वो एक दूसरे के साथ। उन दोनों में किसी तीसरे की जगह नहीं थी। अपने उन दिनों को याद करते जाने कब वो बिल्कुल उसके बाजुओं में कैद होकर रह गई। लेकिन जब उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इर्तज़ा मुकम्मल तौर पर उसे अपना चुका था। अब वो हर लिहाज से मिसेस इर्तज़ा हैदर बन चुकी थी, और हर बार की तरह इस बार भी इर्तज़ा उससे जीत गया था और शानी हार गई थी। जीत के नशे में चूर इर्तज़ा हैदर ने शानी को पा लिया था। सुबह इर्तज़ा की आंख खुली तो एक खूबसूरत सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, जो उसके चेहरे के नकूश को मज़ीद खूबसूरती बख्श रही थी। आज उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह थी, और उस खूबसूरत सुबह को खूबसूरत बनाने वाली उसके न उसकी जान न जाने कहाँ थी। कमरे में हर चीज़ की तरफ नज़र घुमाई, लेकिन जिसकी तलाश में उसकी नज़र मुंतज़िर थी वो कहीं नहीं मिल रही थी। न जाने कहाँ चली गई थी सुबह ही सुबह ये लड़की। इर्तज़ा को उस वक्त उसे देखने की बेताबी थी, जो कल तक उससे बेतहाशा नफ़रत का इजहार कर रही थी, आज यकीनन उससे शर्माई शर्माई घूम रही होगी। रात को बिना मज़ाहमत किस तरह उसने इर्तज़ा को अपना आप सौंपा था, उसे सोचते हुए इर्तज़ा के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट आई। वो जानता था, वो जितना उसे सोच रहा था उतना ही उसकी बेताबियां बढ़ रही थीं। इर्तज़ा जल्दी से बेड से उठा और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर वापस आया तो कमरे से बाहर जाने लगा। उसे शानी को देखने की जितनी जल्दी थी उतना ही उस पर गुस्सा आ रहा था कि शादी की पहली सुबह वो बिना उसे जगाए उठकर बाहर निकल गई। दादों के मुताबिक ये उनके रूल्स के खिलाफ था। उनका कहना था कि दूल्हा और दुल्हन शादी की पहली सुबह एक साथ बाहर आते हैं ताकि आगे भी जिंदगी में हर कदम वो दोनों साथ चलें, जबकि यहाँ शानी मैडम खुद ही उसे अकेला छोड़कर बाहर चली गई थी। इर्तज़ा उसे ढूंढते हुए बाहर निकल आया। उसके खुशबाश चेहरे को देखते हुए दादों ने उसकी नज़र उतारी, जो ना जाने कितने सालों से उसकी खुशी देखने को तरस चुकी थी। मेरी बीवी कहाँ है? अलग ही अंदाज में पूछा। उसके लहजे से छलकता गरूर और हक दादों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। अब कहाँ जाना है उसने? वहाँ बाहर बैठी है, हमसे नाराज़ है, बात भी नहीं कर रही, दादों ने उदास लहजे में बताया। अब तक नाराज़ है आपसे? इर्तज़ा ने हैरान होकर पूछा। हाँ। क्या तुमसे नाराज़ नहीं है वो? दादों ने पूछा। नहीं, मैंने तो रात को ही मना लिया था, उसने शरारत से कहा। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ, तुमने मना लिया है तो उसे अंदर लेकर आओ, नाश्ता ही कर ले। मैंने 2 बार कहा लेकिन मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया उसने, हत्ता कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। नानों ने उदास दादों ने उदासी से बताया। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं उसे लेकर आता हूँ, आप नाश्ता लगवाएं। उन्हें माथे पर बोसा देते वो बाहर लॉन की तरफ निकल आया, जहां उसकी जान अकेली बैठी मौसम एंजॉय कर रही थी। वो बिना आवाज़ पैदा किए उसके करीब आया और पीछे से झुककर उसके गाल पर बोसा लिया। उसके अचानक इस हरकत पर शानी करंट खाकर खड़ी हुई, जबकि उसके इस तरह घबराने पर इर्तज़ा का कहकहा बेसाख्ता निकला।
क्या हुआ है? इस तरह से क्यों घबरा रही हो? मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता जो इस तरह की गुस्ताखी करे। इर्तज़ा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, जबकि शानी ने उसे अपने पास आते देखकर अपनी राह बदली और अंदर जाने लगी। जब इर्तज़ा ने उसे जाते हुए देखकर उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब किया। अब इस फरार का क्या मतलब निकालूं मैं? उसके बालों से कैचर निकालते हुए पूछा गया, जबकि उसकी इस हरकत पर शानी के सारे बाल बिखर कर उसकी कमर पर आए थे। मसला क्या है आपके साथ? शानी ने गुस्सा दिखाने की नाकाम सी कोशिश की, जबकि इर्तज़ा उसके चेहरे पर शर्मो हया के रंग देखकर महसूस हो रहा था। अब तो मत पूछो ये सब कुछ, अब तो सब ठीक है ना? तो फिर क्यों इस तरह गुस्सा दिखा रही हो? इर्तज़ा ने उसे मज़ीद अपने करीब करना चाहा। इर्तज़ा छोड़े मुझे, शानी ने उससे अपना आप छुड़ाते हुए कहा। क्यों छोड़ूं भाई? अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और कल रात के बाद तो हरगिज़ नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे नखरे क्यों दिखा रही हो अब। इर्तज़ा ने उसे मज़ाहमत करते हुए देख कर कहा, अगर ये सारे नखरे तुम कल रात करती तो मैं कुछ सोच भी सकता था, जबकि कल रात तो तुम। इर्तज़ा कुछ कहते कहते शरारत से मुस्कुराया। हाँ, चुप क्यों हो गए? बोले ना कल रात किस तरह आपने मुझे बाहों में बहला फुसला कर अपना मतलब निकाला, किस तरह से मेरी मोहब्बत का इस्तेमाल किया। शानी फट पड़ी थी। बकवास बंद करो शानी, कल रात तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ थी, और ख़बरदार जो तुमने अब मेरी मोहब्बत को मतलब का नाम दिया। सच तो ये है कि कल रात तुम खुद को रोक नहीं पाई मेरे पास आने से। तुम खुद बेबस हो मेरी मोहब्बत के सामने। और अब ये फजूल का रोना धोना बंद करो। आज शाम को हमारा वलीमा है, नाश्ता करो और थोड़ी देर में ब्यूटिशियन आकर तुम्हें तैयार करेगी। और अपना जो शौक़ तुम कल पूरा करना चाहती थी ना कि सबके सामने मुझे बदनाम करोगी, आज बेशक कर लेना। वैसे तुम मुझे इतनी बेवकूफ़ लगती तो नहीं हो जो हमारे बेडरूम की बातें बाहर लेकर आओगी, मगर तुम्हारी मर्ज़ी, जो चाहे करो, लेकिन रात को मेरी मर्ज़ी चलेगी। इर्तज़ा नरमी से उसका गाल चूम कर वहाँ से चला गया, जबकि शानी अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी। बिना नाश्ता किए अपने कमरे में जाने लगी। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब पीछे से इर्तज़ा की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम्हें बार बार ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारी रुखसती हो चुकी है और अब से तुम्हारा कमरा वो है? इर्तज़ा ने अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि शानी का फ़िलहाल उसके मुंह लगने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए बिना कुछ बोले दूसरे कमरे में चली गई। उसे अपने कमरे में जाते देखकर इर्तज़ा के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैली। सीधा तो मैं तुम्हें कर दूंगा जान, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। वो बुड़बुड़ाते हुए नाश्ते की टेबल पर आ गया। वो नाश्ता क्यों नहीं कर रही? तुम तो उसे बुलाने गए थे ना, और इतनी सख्ती से बात क्यों कर रहे थे तुम उसके साथ? दादो ने नाश्ता सर्व किया। दादो आपकी नवासी बिल्कुल पागल है। मैं तो इस खुशफहमी में था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन मैडम ने अपने ही वहम पाल रखे हैं। इर्तज़ा ने नाश्ते से इंसाफ करते हुए कहा। मतलब तुम दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है? दादो ने परेशानी से पूछा। अरे नहीं दादो, सब कुछ ठीक है, बस मेरी बेगम का दिमाग ख़राब है, लेकिन आप फिक्र ना करें, उसे भी मैं ठीक कर लूँगा। इतना तो आप अपने पोते की काबिलियत से वाकिफ़ ही हैं। इर्तज़ा ने शरारत से कहा तो दादो मुस्कुरा दी। खबरदार जो तुमने उसे तंग किया, तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल चुका है, अब उसे वक्त दो इस रिश्ते को समझने के लिए। दादो ने उसे समझाते हुए कहा। दादो, वो कोई छोटी बच्ची नहीं जिसे मैं वक्त दूँ। वो अपने और मेरे रिश्ते को बहुत पहले से समझती है, और मैं अब उसको मज़ीद बेवकूफ़ियाँ करने की इजाज़त नहीं दे सकता। इर्तज़ा ने खफगी से भरे लहजे में कहा। उसे नाश्ते के लिए तो बुलाओ, कल रात भी उसने कुछ नहीं खाया था। दादो ने परेशानी से कहा। दादो, अब अगर मैं उसके पीछे कमरे में गया ना तो आपकी नवासी मुझे खा जाएगी, और वैसे भी वो भूख की बहुत कच्ची है। जब तेज़ होगी मैडम अपनी सारी अना को अपने कदमों तले रोंदती हुई बाहर आएगी। आप उसके खाने की बिल्कुल टेंशन ना लें। आप वलीमे की तैयारी करें, तब तक मैं भी ऑफिस का एक चक्कर लगा के आता हूँ। इर्तज़ा कहते हुए उठा और कमरे की जानिब चल दिया। इर्तज़ा कमरे में आया तो उसे रोता देखकर परेशान हुआ। क्या बात है जान, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? वो फ़ौरन उसके करीब आया और पूछने लगा। हाथ मत लगाएं मुझे, बहुत एहसान होगा आपका। उसका हाथ खुद से झटकते हुए उसने गुस्से से कहा। ये क्या फजूल ड्रामा है? क्यों रो रही हो बेवकूफ़ों की तरह तुम? इर्तज़ा ने गुस्से से पूछा था। क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं हूँ बेवकूफ़ जो आपकी बातों में आ गई हूँ, बेवकूफ़ जो अपनी मोहब्बत के कातिल के आगे अपना सब कुछ बर्बाद कर चुकी हूँ। इससे पहले कि शानी कुछ और कहती, इर्तज़ा बोल उठा। बस बहुत हो गया, बहुत बकवास कर ली तुमने। मुझे लग रहा था कि तुम नादान हो, लेकिन नहीं शानी, तुम नादान नहीं, अहमक हो बल्कि। क्या बर्बाद किया है तुमने? हाँ, जिसे तुम बर्बादी कह रही हो ना, वही एक शादीशुदा लड़की की पहचान है। मैं तुम्हारी मोहब्बत का कातिल नहीं,
मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ, तुम मानो या ना मानो। और किस बात का शोक मना रही हो बैठकर? कल रात का? तो शानी वो मेरा हक था, अगर तुम सीधे तरीके से नहीं देती तो मैं ज़बरदस्ती ले लेता। इसलिए बंद करो ये ड्रामे और जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते को कबूल करो। और अगर नहीं कर सकती तो मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं। ऑफिस जा रहा हूँ, जब तक वापस आऊँ ना इस हालत में ना मिलो। ब्यूटिशियन आएगी तो उसके सामने भी नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। आज वलीमा हो जाए, कल से तुम अपने बाबा से बात कर सकती हो। वैसे भी मैंने उन्हें तुम्हारी रुखसती के बारे में बता दिया था। वो जो कब से चुपचाप बैठी आंसू बहाती उसकी बातें सुन रही थी। ये बात सुनकर और परेशानी से उसे देखने लगी। क्या बाबा सब कुछ जानते हैं? शानी ने परेशान होकर पूछा। हाँ मेरी जान, वो सब कुछ जानते हैं। अब इतनी बड़ी बात तो मैं उनसे छुपाने से रहा ना। वो उसके गाल प्यार से सहलाते हुए बोला। शानी, आइंदा ऐसी कोई बेवकूफ़ी वाली बात मत करना जिससे मुझे तुम पर सख्ती करना पड़े। ऐसा करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो इतना कहकर उठकर चला गया था, जबकि शानी ये सोच रही थी कि उसके बाप को उसकी रुखसती से पहले ही पता चल गया था, तो फिर भी उसकी मदद के लिए वो क्यों नहीं आए।